Hello guys, this is PC Shukla and welcome back to once again in my YouTube channel सुल्तानपुर ताइक्वांडो। गाइज आज जो आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रूल बुक का आर्टिकल नंबर 10 प्रोसीजर ऑफ द कॉन्टेस्ट। गाइज इस आर्टिकल में वो सारे प्रोसीजर को बताया गया है वन बाय वन, जो हमारा कंटेस्टेंट वहाँ पे हमारे कंटेस्टेंट को फॉलो करना है बिफोर द मैच। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इस आर्टिकल का वो है कॉल फॉर कंटेस्टेंट। जो हमारा प्रतिभागी है उसे जो कॉल किया जाएगा उस संबंध में बताता है। द नेम ऑफ द कंटेस्टेंट शैल बी अनाउंस्ड एट द एथलीट कॉलिंग डेस्क 3 times beginning 30 minutes prior to the scheduled start of the contest। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कंटेस्टेंट हमारा प्रतिभागी होगा उसका नाम 3 बार बुलाया जाएगा, एथलीट कॉलिंग डेस्क से उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। कब किया जाएगा? जो शेड्यूल होगा उसके मैच का, उस मैच के शेड्यूल से 30 मिनट पहले, जहाँ से उसके 30 मिनट स्टार्ट होते हैं वहाँ से उसे 3 बार कॉल किया जाएगा। उसके बाद आगे कहा जाता है कि इफ़ अ कंटेस्टेंट फेल्स टू रिपोर्ट द डेस्क फॉलोइंग द थर्ड कॉल द कंटेस्टेंट शैल बी डिस्क्वालीफाइड एंड दिस डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी अनाउंस्ड। कहा जा रहा है कि यदि हमारा जो प्रतिभागी है वो 3 बार की कॉल तक उपस्थिति होने में असमर्थ होता है वहाँ पर, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और ये डिस्क्वालिफिकेशन जो किया जाएगा वो अनाउंस्ड किया जाएगा कि ये फला खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है। फिर आता है पॉइंट नंबर 2, इंस्पेक्शन ऑफ बॉडी, यूनिफॉर्म एंड अपॉर्टस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बॉडी का इंस्पेक्शन होगा, तलाशी होगी, चेक होगा और यूनिफॉर्म चेक किया जाएगा और साथ ही साथ जो भी उसके इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे वो सारी चीज़ें वहाँ पे तलाशी होगी, चेक किया जाएगा। आफ्टर बीइंग कॉल्ड, बुलाए जाने के बाद, द कंटेस्टेंट शैल अंडरगो इंस्पेक्शन ऑफ बॉडी। जो हमारा प्रतिभागी होगा उसे इंस्पेक्शन से, बॉडी इंस्पेक्शन से गुजरना पड़ेगा, बॉडी की तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यूनिफॉर्म एंड अपॉर्टस एट द डिजिग्नेटेड इंस्पेक्शन डेस्क। तो जो बॉडी इंस्पेक्शन के बाद यूनिफॉर्म और उनके जो इक्विपमेंट्स और भी सामान जो पहने रहेंगे उनको उसकी जो डिजिग्नेटेड, जो नामित पहले से अलॉट इंस्पेक्शन डेस्क होगी वहाँ पर उसकी चेक होगा, उनको इंस्पेक्शन किया जाएगा। बाय द इंस्पेक्टर डिजिग्नेटेड बाय द WT। जो किसके द्वारा ये सब सारी चीज़ें चेक की जाएंगी? ये WT द्वारा जो भी वहाँ पर नामित और नियुक्त किया हुआ इंस्पेक्टर रहेगा वो इन सारी चीज़ों की चेकिंग करेगा, तलाशी करेगा। एंड द कंटेस्टेंट शैल नॉट शो एनी साइन ऑफ अवर्जन। तो अवर्जन का मतलब ऐसे तो जनरली घृणा होता है, लेकिन यहाँ विरोध से उसका जो है कहने का मतलब है कि वो ये सारी जो प्रक्रियाएं होंगी उसके साथ में, इन चीज़ों का वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, विरोध नहीं कर सकता है। एंड ऑल्सो शैल नॉट वियर एनी मटेरियल विच मे कॉज हार्म टू द अदर कंटेस्टेंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी वो कंटेस्टेंट है वो किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल ऐसा नहीं पहन सकता है जो उसके ओपोनेंट को किसी भी प्रकार से वो हार्म पहुँचाए। ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी मटेरियल उसको पहनने की इजाज़त नहीं है। फिर आता है पॉइंट नंबर 3, एंटरिंग द कंपटीशन एरिया। जो कंपटीशन एरिया है, प्रतियोगिता स्थल है, प्रतियोगिता का क्षेत्र है, उसमें उसका प्रवेश। फिर आता है कि आफ्टर इंस्पेक्शन के बाद, तलाशी और ये सारी चीज़ों के बाद, द कंटेस्टेंट शैल प्रोसीड टू द कोच जोन विद 1 कोच एंड 1 टीम डॉक्टर और टीम मेडिकल स्टाफ। यहाँ पे कहा जा रहा है इंस्पेक्शन के बाद जो कंटेस्टेंट है वो आगे बढ़ेगा, कोच जोन जो बनाया हुआ होता है वहाँ पर जाएगा। किस के साथ जा सकता है? 1 कोच एंड 1 टीम डॉक्टर, 1 टीम डॉक्टर हो सकता है और टीम मेडिकल स्टाफ, या कि कोई भी जो हमारा चिकित्सा का स्टाफ होता है, मेंबर्स होते हैं,
वो उसके साथ जा सकते हैं। सच एज उनकी भी एक वो बनाई गया क्राइटेरिया कि सच एज जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट जा सकता है उनके साथ, एथलेटिक ट्रेनर जा सकता है, या चिरोप्रॉक्टर इफ़ एनी, अगर इनमें से कोई है तो वो जा सकता है। चिरोप्रॉक्टर कहा जाता है हाड़ वैद्य, जो आप कह सकते हैं ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर होते हैं ऑर्थो के, वो जा सकते हैं। फिर हमारा आता है पॉइंट नंबर 4, प्रोसीजर बिफोर द बिगनिंग एंड आफ्टर द एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोसीजर है हमारा बिगनिंग का और कॉन्टेस्ट को एंड करने का, उसके बारे में लिखा गया है। 4.1 है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट द सेंटर रेफरी विल कॉल चुंग हुंग, बोथ कंटेस्टेंट विल एंटर द कॉन्टेस्ट एरिया विद दियर हेड पीएसएस फॉर्मली टग्ड अंडर दियर लेफ्ट आर्म। ये सारी चीज़ें इससे पहले के एक उसमें बताया जा चुका है, हालांकि मैं एक जनरली इसको भी बताता चलता हूँ थोड़ा सा फास्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट जो आप प्रतिस्पर्धा है उसके शुरू होने से पहले सेंटर रेफरी कॉल करेगा चुंग होंग, और दोनों कंटेस्टेंट अपने पीएसएस को लेफ़्ट आर्म में, जो हेड पीएसएस होता है आपको लेफ़्ट आर्म में टाइट पकड़कर जो है अच्छे से एंटर करेंगे। कहाँ पर? कोर्ट के अंदर। फिर आते हैं व्हेन एनी ऑफ द कंटेस्टेंट इज़ नॉट प्रेजेंट और प्रेजेंट विदाउट बीइंग फुल्ली अल्टर्ड इंक्लूडिंग ऑल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। यहाँ पे कहा जा रहा है यदि कोई भी कंटेस्टेंट उनमें से चुंग होंग में से कोई भी कंटेस्टेंट वहाँ पर मौजूद नहीं है या मौजूद है लेकिन उसने क्या किया है, वो पूरी तरीके से वो तैयार नहीं है, जिसमें आपका तैयार का मतलब होता है कि उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे जो भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं, यूनिफॉर्म प्रॉपर जो भी वहाँ पे है, वो सारी चीज़ें अगर उन्होंने नहीं पहन रखा है एट द कोच जोन बाय द टाइम द रेफरी कॉल्स चुंग हुंग, he oblique she shall be regarded as withdrawal from the contest and the referee shall declare the opponents as the winner। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर वो किसी भी प्रकार से यूनिफॉर्म या जो भी उनके जो है हेड पीएसएस है या कोई इक्विपमेंट्स है, वो ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं पहना है, कोई भी चीज़ उसमें अधूरी रह जाती है, तो अगर वो प्लेयर आता है तो उसे क्या माना जाएगा, वो जस्ट लाइक अ विड्रॉल माना जाएगा कि उसे खेलना नहीं है, वो अपने आप को बाहर कर रहा है। और ऐसा मानते हुए रेफरी क्या करेगा, जो उसका ओपोनेंट रहेगा उसे विनर डिक्लेयर कर देगा। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट यानी 4.2, द कंटेस्टेंट शैल फेस ईच अदर एंड मेक अ स्टैंडिंग बो एट द रेफरीज कमांड ऑफ छरियत एंड ख्युंगरी। यहाँ पे कहा जा रहा है दोनों प्रतिभागी जो हमारे होंगे वो एक दूसरे को फेस करते हुए और रेफरी के कमांड को फॉलो करते हुए एक दूसरे को स्टैंडिंग बो देंगे। क्या कमांड होगा? छरियत और खिंगरी। जब रेफरी कमांड देगा तो उसको फॉलो करते हुए एक दूसरे को बो करेंगे। अ स्टैंडिंग बो शैल बी मेड फ्रॉम द नेचुरल स्टैंडिंग पॉस्चर ऑफ छरियत बाई बेंडिंग द वेस्ट एट एन एंगल ऑफ मोर देन 30 डिग्री विद द हेड इंक्लाइंड टू an angle of more than 45 डिग्री। यहाँ पे कहा जा रहा है आफ्टर द बो द कंटेस्टेंट शैल पुट ऑन दियर हेड पीएसएस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों कंटेस्टेंट पहले स्टैंडिंग बो करेंगे, फिर स्टैंडिंग बो के बाद कैसे करेंगे, नेचुरल पॉस्चर में। नेचुरल पॉस्चर को बताया गया है यहाँ पर कैसे कि उनकी जो वेस्ट होगी, कमर होगी, वो 30 डिग्री बेंड होगी। फिर उसके बाद जो उनका हेड होगा वो इंक्लाइंड यानी झुकेगा कि इतने एंगल पे, वो 45 डिग्री के एंगल पे झुकेगा और एक दूसरे को बो करेंगे। बो करने के बाद दोनों कंटेस्टेंट अपने अपने हेड पीएसएस जो है वो पहन लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 4.3, द रेफरी शैल स्टार्ट द कॉन्टेस्ट बाय कमांडिंग जुम्बी एंड शिजक। रेफरी जो है मैच को कैसे स्टार्ट करेगा? कमांड देते हुए, घोषणा करते हुए जुम्बी और उसके बाद शिजक। जुम्बी के मीन्स रेडी और शिजक का मतलब स्टार्ट। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट 4.4, द कॉन्टेस्ट इन ईच राउंड शैल बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ शिजक बाय द रेफरी।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी राउंड उसके बाद होंगे, पहला हो गया चरियत, किंगरी, जुम्बी, शिज़क, और उसके बाद के जो राउंड होंगे वो जैसे भी स्टार्ट होंगे तो रेफरी क्या बोलेगा, शिज़क, डायरेक्ट जो है स्टार्ट करने के लिए क्या डिक्लेयर किया जाएगा, वो शिज़क, शिज़क करते ही मैच स्टार्ट हो जाएगा, जुम्बी एंड देन शिज़क। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 4.5, द कॉन्टेस्ट इन ईच राउंड शैल एंड विद द डिक्लेरेशन ऑफ कमांड बाय रेफरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी राउंड होंगे वो सारे कैसे जो है वो एंड होगा उनका, उसके लिए क्या घोषणा करेगा रेफरी, वो करेगा कमांड, कमांड का मतलब स्टॉप, जैसे ही रेफरी कमांड बोलेगा वो राउंड एंड कर दिया जाएगा वहीं पर। फिर उसके बाद आता है कि इवन इफ द रेफरी डिड नॉट डिक्लेयर कमांड द कॉन्टेस्ट शैल बी डीम्ड to have ended when the match clock expired. However, Gamzung can be given and registered in score even after expiration of match clock. यहाँ पे देखिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि रेफरी जो है वो कमान नहीं डिक्लेयर करता है, नहीं घोषित करता है, द कॉन्टेस्ट शैल बी डीम्ड टू हैव एंडेड विद द मैच क्लॉक एक्सपायर्ड। तो तब तक वो कॉन्टेस्ट जो है वो एंड नहीं माना जाएगा जब तक कि मैच क्लॉक जो वहाँ पे घड़ी लगी होती है वो पूरी तरीके से एक्सपायर नहीं हो जाती है। हाउएवर जबकि गैमजूम कैन बी गिवन एंड रजिस्टर्ड इन स्कोर इवन आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ मैच क्लॉक। अगर गैमजूम इस दौरान दिया जाता है तो उस गैमजूम को क्या किया जाएगा, रजिस्टर्ड किया जाएगा स्कोर में, भले ही जो मैच क्लॉक है वो एक्सपायर हो चुकी है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द रेफरी में पॉज अ कॉन्टेस्ट ऑफ डिक्लेयरिंग कलियो एंड रिज्यूम द कॉन्टेस्ट बाय कमांड ऑफ कैसो। यहाँ पे कहा जा रहा है जो रेफरी होगा हमारा वो कॉन्टेस्ट को पॉज कर सकता है कुछ देर के लिए, यानी कि रोक सकता है, क्या डिक्लेयर, घोषणा करते हुए, कलियो, कलियो कमांड देते हुए, कलियो का मतलब होता है ब्रेक यानी कि स्टॉप, और जैसे ही और फिर उसके बाद स्टार्ट करने के लिए क्या करेगा, वो कंटिन्यू करने के लिए कैसो, कैसो करेगा तो इमीडिएट मैच वापस फिर से रिज्यूम हो जाएगा। व्हेन द रेफरी डिक्लेयर्स कलियो द रिकॉर्डर शुड इमीडिएटली स्टॉप द मैच टाइम। When the referee declares कैसो the recorder should immediately start the match time। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी रेफरी कलियो बोलेगा इमीडिएट रिकॉर्डर को मैच टाइम जो मैच क्लॉक चलती रहेगी उसको इमीडिएट स्टॉप करना है, और जैसे ही कैसो बोला जाएगा रेफरी द्वारा वैसे ही वापस से फिर से रीस्टार्ट कर देना है इमीडिएटली। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, आफ्टर द एंड ऑफ द लास्ट राउंड द रेफरी शैल डिक्लेयर द विनर बाय रेजिंग हिज हर हैंड टू द विनर साइड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब मैच समाप्त हो जाएगा, सारे राउंड पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद रेफरी जो भी विजेता होगा उसकी तरफ अपना हाथ जो है वो रेज करते हुए उसको डिक्लेयर करेगा विनर। 4.7.1 इन द बेस्ट ऑफ 3 सिस्टम द रेफरी शैल डिक्लेयर द विनर ऑफ रिस्पेक्टिव राउंड। यहाँ पे इससे पहले के भी जो हमारा बेस्ट ऑफ 3 सिस्टम है उसके बारे में मैं बता चुका हूँ, वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि बेस्ट ऑफ 3 जो सिस्टम हमारा होगा उसमें क्या होगा कि हर राउंड, जितने भी राउंड, यहाँ पे क्या है कि सारे राउंड को के जो ग्रैंड टोटल होगा उसके अकॉर्डिंग मैच का विनर और लूज़र डिसाइड किया जाएगा। लेकिन बेस्ट ऑफ 3 में क्या होता है कि आप सभी को पता होगा कि सारे राउंड में जो है वो सेपरेट होते हैं और सारे राउंड में आपको विनर और लूज़र डिक्लेयर करते चलना पड़ता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है 4.8 रिटायरमेंट ऑफ द कंटेस्टेंट। यहाँ पे लिखा गया है कि रिटायरमेंट आप समझते हैं सेवानिवृत्ति ऑफ द कंटेस्टेंट, जो हमारे एक प्रतिभागी होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति, यानी कि मैच ख़त्म हो जाता है तो वो उन्हें वापस रिलीज़ कर दिया जाता है। फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर 5 इस आर्टिकल का, कॉन्टेस्ट प्रोसीजर इन टीम कंपटीशन। तो यहाँ पे जो उसकी प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर होगा
जो टीम कंपटीशन का, उसके बारे में बहुत कुछ पॉइंट्स में बताया गया है। तो पॉइंट 1 है, बोथ टीम्स शैल स्टैंड फेसिंग ईच अदर इन लाइन इन द सबमिटेड टीम ऑर्डर टुवर्ड्स द फर्स्ट बाउंड्री लाइन फ्रॉम द कंटेस्टेंट्स मार्क। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों टीमें एक दूसरे को फेस करते हुए, जैसे वहाँ पे कंटेस्टेंट खड़े होते हैं, यहाँ पे पूरी टीम लाइनअप करेगी। जिस ऑर्डर में टीमों को बताया गया है, उनको एक ऑर्डर अलॉट होता है, उसी ऑर्डर में वो टीम लाइनअप करेगी एक दूसरे को फेस करते हुए। उसके बाद जो हमारा पॉइंट नंबर 5.2 है, वो कहता है कि प्रोसीजर बिफोर द बिगनिंग एंड आफ्टर द एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एज इन क्लॉज 4 ऑफ दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल का जो फ़ोन नंबर, इससे पहले मैंने बताया कि प्लेयर आएंगे, रेफरी कैसे मैच को स्टार्ट करेगा, फिर शुरू करेगा, और सारी चीज़ें वो वैसे ही होगी, ये कहा जा रहा है इसमें। फिर हमारा आता है 5.3, बोथ टीम शैल लीव द कॉन्टेस्ट एरिया एंड स्टैंड बाई एट द डेजिग्नेटेड एरिया फॉर ईच कंटेस्टेंट्स मैच। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों टीमें जो है शैल लीव, छोड़ेंगी द कॉन्टेस्ट एरिया, जो हमारा प्रतियोगिता स्थल है, एंड स्टैंड बाई एट द डेजिग्नेटेड एरिया, जो भी उनके लिए जो एरिया नामित किया गया रहेगा, वहाँ पर जाके वो खड़ी होंगी दोनों टीमें। बोथ टीम्स शैल लाइन अप इन द कॉन्टेस्ट एरिया इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनल मैच फेसिंग ईच अदर। जैसे ही उनका आखिरी मैच ख़त्म होगा, दोनों टीमें एज इट इज़ जैसे स्टार्टिंग में खड़ी रहती हैं, वैसे ही वापस से फिर एक दूसरे को फेस करते हुए खड़ी हो जाएंगी। द रेफरी शैल डिक्लेयर द विनर टीम बाय रेजिंग हिज हर ओन हैंड टू द विनर्स टीम साइड। वैसे ही जैसे वहाँ पे कंटेस्टेंट को डिक्लेयर करता है रेफरी, सेम वैसे ही यहाँ पर दोनों टीमें लाइनअप करेंगी इमीडिएट मैच को ख़त्म होने के बाद, और रेफरी अपने हाथ को विनर टीम की तरफ उठाते हुए विनर डिक्लेयर करेगा। गाइज़, आई होप आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। उसके बाद भी यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न है, तो आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए आर्टिकल के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।